हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग पढ़ने वाले इस वीडियो में क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 यूनिट एंड डायमेंशंस का सेकंड पार्ट। ठीक है, तो जैसा कि हमने पहले पार्ट में जो है डिस्कस कर लिया था, क्वांटिटी क्या होती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं, और उसके बाद डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं, यूनिट्स क्या होती हैं, सीजीएस सिस्टम क्या होता है, एमकेएस सिस्टम क्या होता है, एफपीएस सिस्टम क्या होता है, ये सब चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। फिर उसके बाद हमें एक और चीज डिस्कस कर लिया था कि सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस सिस्टम में क्या था, एक एक कंट्री में यूज होते थे, तो इंटरनेशनल लेवल पर जो है क्या होता था, ये जो है प्रॉब्लम होता था। तो हमने इंटरनेशनल लेवल पर जो है क्या किया, एक हमने यूनिट का सिस्टम बनाया जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम डी इंटरनेशनल, मतलब शॉर्ट में जिसको बोलते हैं एसआई यूनिट्स। ठीक है, एसआई यूनिट्स में हमने 7 क्वांटिटीज देखी थी जो हमारे फंडामेंटल क्वांटिटीज थी। फिर उसके बाद हमारे पास क्या था, सब्सिडियरीज क्वांटिटीज थी, एक था प्लेन एंगल और दूसरा था सॉलिड एंगल। तो हम लोग अब क्या करते हैं, उसी एक एसआई सिस्टम में जो है यूनिट्स का जो है डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 थी, तो इन सातों क्वांटिटीज का जो है हमने क्या क्या छोटा छोटा टुकड़ा लिया और उन टुकड़ों को हमने क्या मान लिया, स्टैंडर्ड मान लिया। जैसे लेंथ का एक छोटा टुकड़ा लिया और उसको हमने क्या नाम दे दिया, मीटर, और उसका सिंबल हमने क्या दे दिया, स्मॉल एम। ठीक है, उसके बाद दूसरा हमने एक क्वांटिटी लिया, मास। ठीक है, मास का एक छोटा सा स्टैंडर्ड हमने बनाया जिसको हम लोग क्या नाम दिया, किलोग्राम। ठीक है, 1 किलोग्राम, और इसका सिंबल क्या है, केजी। ठीक है, उसके बाद टाइम है, टाइम का हमने एक छोटा सा जो है पार्ट लिया जिसको हम लोग बोलते हैं 1 सेकेंड। ठीक है, और उसका यूनिट हमने क्या रखा, स्मॉल एस। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट का हमने क्या रखा, एम्पियर। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर केल्विन। उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। उसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। ये सब चीजें जो है हमने डिस्कस की। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि 1 मीटर, 1 केजी, 1 सेकेंड, 1 एम्पियर किसको बोलते हैं। ठीक है, मतलब एक यूनिट कितना बड़ा चीज होता है या कितना छोटा चीज होता है, वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं लेंथ से। तो लेंथ का एक छोटा सा पार्ट अगर हम लोग लेते हैं, सबसे छोटा पार्ट जिसको हमने स्टैंडर्ड माना है इंटरनेशनल लेवल पर, वो है मीटर। ठीक है, तो देखो मीटर का जो जर्नी है मतलब स्टैंडर्ड जो इसका मीटर मतलब लेंथ का स्टैंडर्ड बनाने का जो हिस्ट्री है उसको थोड़ा सा देखते हैं, फिर हम लोग इसके डेफिनेशन पर जो है आते हैं। ठीक है, तो इसका हमने स्टैंडर्ड तो मीटर चूज कर लिया, लेकिन अब कितना लंबा चीज को मीटर चूज करेंगे, ये हमारे पास जो है, ये क्वेश्चन हमारे पास उठा साइंटिस्ट लोगों के पास। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, उन्होंने क्या किया, प्लेटिनम और इरिडियम का जो है उन्होंने क्या किया, अलॉय को मिक्स किया और एक रॉड इन्होंने बनाया ऐसा। ठीक है, एक रॉड जो इन्होंने इतना लंबा बनाया, यहाँ से लेके यहाँ तक, एक इसका बना हुआ था, प्लेटिनम और इरिडियम का जो है बना हुआ था, दो मेटल से, दोनों को मिक्स करने से अलॉय बनता है। अब उन साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि इस रॉड का जितना लेंथ होगा, इसी को आज से क्या बोलेंगे, 1 मीटर जो है हम लोग बोलेंगे। ठीक है, और इसको एक जगह जो है पैक करके रख दिया गया, और बाकी सारे दुनिया वालों को ये बोल दिया गया कि आप लोग सब आओ, एक एक कंट्री से एक एक लोग आओ, और अपने हिसाब से जो है क्या करो, इतना बड़ा कोई भी चीज नाप के ले जाओ। जैसे लोहे का लेना है तो मतलब ये तो फिक्स है, एक एक कंट्री से, जैसे इंडिया से एक आदमी गया, उसने लोहे का रॉड लिया और इतना बड़ा लोहे का रॉड का नापा और उसको ला के क्या किया, इंडिया वालों को बता दिया कि आज से इतना बड़ा लेंथ को क्या बोलेंगे हम लोग, 1 मीटर बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद चाइना वाले गए तो चाइना वाले जो है इतना लंबा रॉड काट कर लिया, तो पूरे चाइना में बांट दिए कि आज से इसको 1 मीटर बोलेंगे। तो शुरुआत में 1 मीटर का डेफिनेशन जो है इस तरीके से होता था। ठीक है, एक प्रोटोटाइप यहाँ इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेटिनम और इरिडियम के रॉड को जो रखा हुआ है उसको बोलते हैं प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप का मतलब होता है जब सबसे पहली बार कोई सैंपल बनाया जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं प्रोटोटाइप। तो हमने क्या किया, इतना बड़ा लेंथ लेकर पूरी दुनिया में बांट दिया, और हमने बोला कि आज से जो भी चीज नापोगे वो इस रॉड से नापोगे। ठीक है, और ये कुछ दिनों तक बिल्कुल सही चला, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ कि ये जो है, ये स्टैंडर्ड जो है क्या था, ये जो है हर लोकेशन के लिए सही नहीं था। क्या होता था, कई सालों बाद, जैसे 2 साल 3 साल अगर कंटिन्यू यूज करते थे, तो इसका जो लेंथ है वो छोटा होने लगता था। ठीक है, इसका लेंथ क्या होने लगता था, छोटा होने लगता था। अब छोटा कैसे होता था, तो देखो ये जो मेटल्स हैं, और मेटल्स में क्या होते हैं, रस्टिंग होती है कि नहीं, तो इस पर क्या होने लगा, रस्ट लगने लगा। ठीक है, रस्टिंग हो गया तो ऑब्वियस सी बात है, इसका लेंथ क्या होने लगेगा, छोटा होने लगेगा। ठीक है, 1 साल में नहीं होगा, लेकिन 2 साल 3 साल में तो होगा, तो इसका लेंथ जो ओरिजिनल था उससे क्या होने लगा, छोटा होने लगा। और जो हमने इंटरनेशनल लेवल पर जो है इसको प्रोटोटाइप को जो है जहां पर रखा था, वहां पर भी इसमें जो है बहुत सारे मॉइस्चर, बहुत सारे जंग आने लगे, जिसके कारण से इंटरनेशनल प्रोटोटाइप में भी क्या होने लगा, प्रॉब्लम होने लगा। ठीक है,
उसके बाद ये तो पहला प्रॉब्लम था इस रॉड का। दूसरा प्रॉब्लम क्या था कि जैसे हमारे अर्थ के सरफेस पर जो है क्या है, ये जो रॉड है, ठीक है, इस रॉड का जो लेंथ है, अगर इस रॉड को लेकर अगर हम लोग मून में जाते हैं या फिर हम लोग मार्स में जाते हैं, ठीक है, तो जब मून में जाते हैं या मार्स में जाते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि इसका जो लेंथ है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, छोटा हो जाता है या फिर बड़ा हो जाता है। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि लेंथ कैसे बड़ा या छोटा हो सकता है। ठीक है, तो आंसर है बिल्कुल भी बड़ा या छोटा हो सकता है किसी भी चीज का लेंथ, जब उसमें क्या आ जाए, मोशन आ जाए। ठीक है, जैसे अगर आप क्या करो, एक स्प्रिंग लो, ठीक है, ऐसा आप एक स्प्रिंग लो और इस स्प्रिंग में यहाँ पर एक पत्थर बांध दो, ठीक है, और स्प्रिंग के इस हिस्से को पकड़कर जोर जोर से घुमाओ, तो स्प्रिंग का लेंथ क्या हो जाएगा, ऐसा बड़ा हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, तो ये बड़ा क्यों हुआ, क्योंकि इस स्प्रिंग में क्या हो गया, मोशन आ गया। ठीक है, तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट में मोशन आता है तो उसका लेंथ क्या हो जाता है, या तो बढ़ जाएगा या फिर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से जब हम लोग इस रॉड को क्या किए, हम लोग अपने अर्थ के सरफेस से मून पर लेके गए या मार्स पर लेकर गए, तो हमारे अर्थ का रोटेशनल अलग है। अर्थ जो है 365 दिन में घूमता है एक बार सन के चारों तरफ, मार्स 365 दिन में नहीं घूमता है, वो तो कम दिन में घूम जाता है। ठीक है, तो जब हम लोग वहां पर लेकर गए इस रॉड को, तो वहां पर जो मून की जो स्पीड वो ज्यादा हो गई, या फिर मार्स की स्पीड क्या हो गई, ज्यादा हो गई। तो स्पीड जब ज्यादा हो जाएगी तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा, वेरी हो जाएगा। और हम लोग ये चाहते हैं कि ये जो 1 मीटर जो हमने बनाया है, ये यूनिवर्स के किसी भी कोने में अगर हम लोग ले जाकर नापे तो ये क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग मार्स में जब गए इस रॉड को लेकर एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि मार्स में कितना लेवल तक पानी है, कितना क्या मेजर करने के लिए, तो हमने देखा कि यहाँ पर जो हम लोग रॉड रखे थे वो वहां जाके छोटा हो गया, और जब हम लोग वापस अर्थ पर आएंगे कैलकुलेशन करके तो हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये जो रॉड था, इस रॉड में ऐसे प्रॉब्लम जो है आने लगे। ठीक है, जंग लग गया, किसी का टूट गया, प्रोटोटाइप में जंग लग गया या खराब हो गया, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं उसके। ठीक है, तो फिर साइंटिस्ट लोगों के सामने क्वेश्चन आया कि ये जो रॉड वाला जो सिस्टम जो हम लोग शुरुआत में सोच रहे थे, ये अब क्या हो गया है, फ्लॉप हो रहा है, क्योंकि चेंजेस हो जा रहे हैं इसके लेंथ में, चाहे वो कोरोजन के कारण हो, रस्टिंग के कारण हो, या अदरवाइज मोशन के कारण हो। एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर जाएंगे तो टेम्परेचर वेरी करता है, टेम्परेचर के कारण प्रेशर वेरी करता है, और आपने पढ़ा होगा कि किसी भी चीज को जब हम लोग गर्म करते हैं तो उसमें एक्सपेंशन होता है। तो जब इस रॉड को गर्म वाले जगह पर लेकर जाओगे तो इसका लंबाई बढ़ जाएगा, और ठंडे जगह पर जाओगे तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो जब आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल में इस रॉड को लेकर जाओगे तो छोटा हो जाएगा, और साउथ अफ्रीका वाले रीजन में जब जाओगे तो क्या हो जाएगा, गर्मी ज्यादा होने के कारण ये रॉड का लेंथ बढ़ जाएगा। भले ही बहुत माइनर लेवल पर बढ़ेगा, लेकिन बढ़ेगा ही ना। ठीक है, तो फिर अब दूसरा इसका जो है सब्स्टिट्यूट ढूंढा गया कि दुनिया में क्या ऐसी चीज है जो कि चाहे मून पर हो, चाहे मार्स पर हो, चाहे अर्थ पर हो, चाहे नॉर्थ पोल पर हो, चाहे साउथ पोल हो, वो किसी के कारण बदलता नहीं है। ठीक है, किसी भी कारण से सर्दी गर्मी बरसात से उसको फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसी क्या चीज है, अगर ऐसी चीज हमको मिल जाएगा तो हम लोग उसके हिसाब से क्या करेंगे, हम लोग 1 मीटर का डेफिनेशन बनाएंगे। तो वो चीज हमको मिल गई, और वो चीज कौन सी थी, वो चीज है लाइट। ठीक है, अब देखो लाइट जो है ये तो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। वो क्या करता है, मर्क्यूरी को भी क्या करता है, उतना ही लाइट देता है, मार्स को भी उतना ही लाइट देता है, अर्थ को भी उतना ही देता है, जुपिटर को भी उतना ही देता है, और इसको सर्दी गर्मी बरसात से फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसकी लाइट की स्पीड जितनी होती है वो सर्दी में भी उतनी ही रहती है, गर्मी में भी उतनी ही रहती है, बरसात में भी उतनी ही रहती है। ठीक है, तो लाइट एक ऐसा चीज था जिसकी जो स्पीड है वो कभी भी जो है चेंज नहीं होती है। और जब ये डेफिनेशन प्रॉब्लम आया, जब ये डेफिनेशन का प्रॉब्लम आया, उस समय तक हमको लाइट की स्पीड पता चल चुकी थी। न्यूटन ने, आइंस्टीन ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर लिए थे और उन्होंने लाइट की स्पीड हमको बता दी थी। और लाइट की स्पीड कितनी होती है तो आप सबको पता होगा, 3 × 10⁻⁸मीटर पर सेकेंड। आया समझ में, कितना होता है, 3 × 10⁻⁸मीटर पर सेकेंड। मतलब ये 1 सेकेंड में कितना जाता है, ये 1 सेकेंड में जाता है 3 × 10⁸मीटर। ठीक है, तो 1 सेकेंड में इतना मीटर जाता है, तो 1 मीटर जाने में इसको कितना समय लगेगा, 1 सेकेंड का 1/3 × 10⁸ पार्ट लगेगा। ठीक है, अब ये हमारा क्या बन गया, 1 मीटर का डेफिनेशन हमने इसको बनाना स्टार्ट किया। क्यों, क्योंकि इसकी स्पीड तो फिक्स है भाई, चाहे सर्दी हो गर्मी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने क्या किया, 1 मीटर का डेफिनेशन कैसे बनाया, जब लाइट जो है 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना समय लेता है, 1 सेकेंड का 1/3 × 10⁸ पार्ट जब जाएगा
तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, 1 मीटर। मतलब क्या है, लाइट जैसे चल रही है, हम लोग अपना घड़ी ऑन करेंगे और घड़ी ऑन करने के बाद जैसे ही 1 सेकेंड का इतना हिस्सा होगा तो लाइट जितना दूर जाएगी, मतलब मान लो कि ए वो पॉइंट है जहां पर हमारा टाइम क्या था, 0 था। हमने अपना स्टॉप वॉच ऑन किया और हमने क्या किया, जैसे ही 1/3 इंटू 10⁸ टाइम हुआ, हमने अपने घड़ी को बंद कर दिया और घड़ी को जैसे ही हमने बंद किया तो उस समय तक लाइट इतना दूर चले गया था। तो हमने बोला कि ए से लेके बी तक के डिस्टेंस को अब क्या बोलेंगे, 1 मीटर बोलेंगे। ठीक है, और हमने पूरी दुनिया के साइंटिस्ट लोगों को बता दिया कि आप अपने देश में जो है इस तरीके का एक एक सिस्टम बना लो करके। तरीका हमने बता दिया कि 1 सेकेंड का 1/3 इंटू 10⁸ हिस्सा लेना, उसमें लाइट जितना दूर ट्रेवल करेगा उतना क्या होगा, 1 मीटर होगा। तो अमेरिका में भी उतना ही लाइट पड़ता है, ब्रिटेन में भी उतना ही लाइट की स्पीड रहती है, इंडिया में भी उतनी ही स्पीड रहती है, पाकिस्तान में भी लाइट की उतनी ही स्पीड रहती है। तब ये क्या हो गया, 1 मीटर का डेफिनेशन फिक्स हो गया। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये जो हम लोग लाइट की जो स्पीड की बात करते हैं 3 इंटू 10⁸, ये एक्चुअल में 3 इंटू 10⁸ नहीं होता है, ये रफ फिगर है, राउंडेड फिगर है। एक्चुअल में जो लाइट की स्पीड होती है वो होती है 1 सेकेंड में 299,792 और 458, मतलब कितना होगा, 29 करोड़ 97 लाख उसके बाद 92,458। ठीक है, इतना होता है लाइट की स्पीड मीटर पर सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में लाइट जो है 29 करोड़ 97 लाख 92,458 मीटर क्या करता है, ट्रेवल करता है। लेकिन जब इसको रफली आप इसको देखो 2 पॉइंट डेसिमल यहाँ लगाओगे तो कितना डिजिट हो रहा है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक 8 आ रहा है। तो 2.99 मतलब लगभग लगभग 3 ही है। और कितने डिजिट है पीछे, पीछे के डिजिट को जब इग्नोर कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 10⁸8। तो रफली इसको हम लोग कंसिडर करते हैं 3 इंटू 10⁸8। तब आपको 1 मीटर का समझ में, 1 मीटर का डेफिनेशन आपको समझ में आ गया। लाइट जो है 1 सेकेंड का 1/3 इंटू 10⁸8 हिस्से में जितना दूर वो चले जाएगा उतने दूर को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 मीटर बोलेंगे। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन देखो क्या लिखा हुआ है, द मीटर इज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बाय लाइट इन वैक्यूम। अब लाइट को हम लोग कहाँ ट्रेवल कराएंगे, वैक्यूम में। ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग एयर में कराएंगे तो एयर के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, तो थोड़ा बहुत इसके लाइट की स्पीड में फर्क पड़ सकता है, बहुत माइन्यूट करता है। तो यहाँ पर इस डेफिनेशन जो है यहाँ पर बनाया गया आइडियल सिचुएशन पर। और आइडियल सिचुएशन क्या होता है, जहां पर कोई पार्टिकल ना हो, उसको रोकने वाला कुछ ना हो। और ऐसा कौन सा जगह होता है, वो होता है वैक्यूम, जहां पर कोई पार्टिकल नहीं होता। ठीक है, ट्रेवल बाय लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल ऑफ 1/29 करोड़ 97 लाख और उसके बाद 92,458 ऑफ अ सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड का अगर इतना टुकड़ा करेंगे, 29 करोड़ 97 लाख 92,456 टुकड़ा करेंगे, तो उसके एक टुकड़े वाले टाइम में जितना लाइट चले जाएगा, जितना दूर, वही क्या कहलाएगा, 1 मीटर। तो सोचो 1 मीटर का कितना कितना जो है लेंथ होता है। ठीक है, समझ में आ गया? मतलब ये 1 सेकेंड का इतनावा हिस्सा में लाइट जितना दूर जाएगा वो है 1 सेकेंड। और इस डेफिनेशन को हमने कब बनाया था, इस डेफिनेशन को हमने बनाया था 1983 में। समझ में आ गया? वापिस से, द मीटर इज द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल ऑफ 1/29 करोड़ 97 लाख 92,458 ऑफ अ सेकेंड। 1 सेकेंड के इतने हिस्से में जितना दूर लाइट जाता है वो होता है 1 मीटर। ठीक है, अब एक चीज याद रखना, भले ही मैं आपको समझाने के लिए ये जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है इनको समझाने के लिए जो है अपना जनरल लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ कि 1 सेकेंड के इतना हिस्से में लाइट जितना दूर जाएगा वो 1 मीटर होता है। लेकिन जब आपको एग्जाम में डेफिनेशन पूछेगा ना, इस टेबल में जो डेफिनेशन आपको दिया हुआ है वो डेफिनेशन आपको एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड ऐसे ही लिखना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप थोड़ा बहुत अपने मर्जी से अगर डेफिनेशन लिखना चाहोगे तो हो सकता है मीनिंग उसका चेंज हो जाए। तो मैं जो बता रहा हूँ उससे समझ लो और समझने के बाद इसको क्या करना है, मेमोराइज कर लेना, मतलब रट लेना। ठीक है, और जितने भी फिजिक्स में याद रखना, आगे भी जो स्टेटमेंट्स होंगे, जो लॉस होंगे, उन लॉस को अपने हिसाब से मत लिखना। ठीक है, बाकी को अपने हिसाब से एक्सप्लेन कर सकते हो, लेकिन जो रूल्स होंगे, लॉस होंगे, थ्योरम्स होंगे, प्रिंसिपल्स होंगे, डेफिनेशंस होंगे, उनको कोशिश करना जैसा बुक में लिखा हुआ है वैसा वर्ड टू वर्ड उसको लिखने की कोशिश करना। ठीक है, चलो अब अगला डेफिनेशन आते हैं हम लोग मास का। ठीक है, दूसरा है हमारा मास।
तो मास का हमने स्टैंडर्ड किसको बनाया, 1 किलोग्राम को, ठीक है। तो 1 किलोग्राम जो है हम लोग किसको बोलते हैं, देखो इसका डेफिनेशन क्या दिया है, द किलोग्राम इज इक्वल टू द मास ऑफ इंटरनेशनल प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप मतलब पहली बार जो बनता है, ऑफ द किलोग्राम इज अ प्लैटिनम इरेडियम अलॉय सिलेंडर। हमने क्या किया, एक प्लैटिनम लिया और एक इरेडियम लिया और दोनों को मिक्स करके हमने एक सिलेंडर बना दिया, ठीक है। इतना बड़ा जो है हमने सिलेंडर बना दिया। kept at an international bureau of weight and measures at Sivras near Paris and France। मतलब देखो ये जितना भी आप डेफिनेशन पढ़ रहे हो ना, ये सब डेफिनेशन जो बनता है ये दुनिया भर के सारे साइंटिस्ट जो है एक जगह पर इकट्ठा होते हैं और वहां पर डिस्कशन करके जो है ये डेफिनेशन बनाते हैं। और वो जगह कौन सा है, फ्रांस में पेरिस है। पेरिस में एक जगह है, एक गांव का नाम है जिसका नाम है सीवरेस करके, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं सेवरस नामक जगह पर, ठीक है। तो इस जगह पर क्या है, एक इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट का एक इंस्टीट्यूट है। तो यहाँ पर सारे साइंटिस्ट मिलकर क्या करते हैं, किसी भी चीज का डेफिनेशन जो है बनाते हैं और वहां पर 1 मीटर का, 1 केजी का, 1 सेकेंड का सबका प्रोटोटाइप जो है आपको वहां पर मिलेगा, ठीक है। और वैसे मैं आपको एक और चीज बता दूं कि आने वाले 1 या 2 साल में ये पूरे के पूरे डेफिनेशन क्या होने वाले हैं, चेंज होने वाले हैं। अभी इस पर वर्क चल रहा है क्योंकि ये डेफिनेशन जो है आज से 20 साल 30 साल पहले बने हुए थे, तो इनमें प्रॉब्लम्स आ रही है, ठीक है, क्योंकि हमारा दुनिया मॉडर्नाइज हो रहा है और ये मॉडर्न जमाने में फिट नहीं बैठ रहा है, ठीक है। तो हो सकता है जब आप स्कूल पास आउट कर जाओ, जब आप किसी को पढ़ा रहे होगे, तो हो सकता है ये सारे डेफिनेशन उस समय तक क्या हो जाए, चेंज हो जाए। लेकिन फिलहाल तो अभी ये डेफिनेशन है, ठीक है। चलो अब देखते हैं 1 केजी किसको बोलते हैं। तो इसने क्या बोला कि 1 केजी क्या है, जब हम लोग प्लैटिनम और इरिडियम के अलॉय लेते हैं और उससे एक सिलेंडर बनाते हैं और उस सिलेंडर को हम लोग को कहाँ रखा हुआ है, फ्रांस में रखा हुआ है, तो इसका जितना मास होगा वही मास क्या कहलाएगा, 1 केजी कहलाएगा, ठीक है। अब देखो मास का जो कंसेप्ट है ना, ये भी जो है पहले क्या था, देखो ये तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन हमने पढ़ लिया, ठीक है। लेकिन जब ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं आया था तो लोग जो है मास को कैसे नापते थे, देखो तो हर कंट्री के लोग क्या करते थे, मास को नापने के लिए जो है अलग अलग जो है चीजों को जो है उपयोग करते थे। जैसे सबसे शुरुआत में मास को नापने के लिए क्या किया गया, एक एक जो है पत्थर लिया गया, एक पत्थर रेंडमली चूज कर लिया गया, उसको अच्छे से डिजाइन करके ऐसा प्लेन कर दिया गया। अब साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि इस पत्थर का जितना वेट है उसको आज से क्या बोल देंगे, 1 केजी बोल देंगे। और फिर वही काम पूरे दुनिया वालों को बोला कि आओ एक एक आदमी और इसके बराबर बराबर पत्थर जो है नाप के ले जाओ अपने तराजू से और अपने पूरे क्या करना, अपने कंट्री में जो है बांट देना और लोगों को बोलना कि आज से इस पत्थर का जितना वेट होगा उतना 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 भारी भारी चीज वो अपने घर में रख लें और उसी से तराजू से क्या करें, वो नाप लें करके, ठीक है। अब ये कुछ दिनों तक बिल्कुल सही चला, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुई, अब ये जो पत्थर है इसको बार बार यूज करोगे तो घिसेगा, घिसेगा तो टूटेगा, ठीक है। अगर बरसात में पड़ गया तो गीला हो जाएगा, गर्मी में क्या हो जाएगा, इसमें रॉक्स जो टूटने लगते हैं, ठीक है। तो इसके कारण से इसका भी मास में क्या होने लगा, चेंजेस होने लगा। और जब इसी मास को फिर से हम लोग मून पर लेकर जाएंगे या मार्स पर लेकर जाएंगे, वहां पर ग्रेविटी क्या होती है, अलग होती है, तो ग्रेविटी अलग है तो वहां पर मास भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इस वाले सिस्टम में भी प्रॉब्लम होने लगा, तो फिर साइंटिस्ट लोगों ने फिर मिलकर डिसीजन लिया कि अब क्या किया जाए। तो इन्होंने फिर चूज किया किसको, 2 मटेरियल को, 2 मेटल को, प्लैटिनम और इरिडियम को। इन्होंने क्या किया, प्लैटिनम और इरिडियम ऐसे मेटल्स होते हैं जिन पर जो है रस्टिंग बहुत रेयर होती है। जब ये अलग हो जाते हैं ना, जब ये अलग अलग रहते हैं तो हो सकता है इनमें रस्टिंग हो जाए, लेकिन जब ये दोनों अलग हो जाते हैं ना तो ये स्टेनलेस स्टील के जैसा हो जाते हैं, जंग इनमें नहीं लगता। तो साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि एक प्रोटोटाइप बनाते हैं प्लैटिनम और इरिडियम का, और ये प्लैटिनम और इरिडियम का रॉड का सिलेंडर का मास जितना होगा उतना मास को हम लोग क्या बोलेंगे, आज से 1 केजी बोलेंगे, ठीक है। तो केजी के लिए हमको ज्यादा जो है मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। प्लैटिनम इरिडियम का रॉड लो, सिलेंडर लो, उस सिलेंडर का वेट जितना है उसको पूरे कंट्री में बांट दो, पूरी दुनिया में बांट दो, उसको आज से 1 केजी बोलेंगे, ठीक है। अब जब ये 1 केजी का डेफिनेशन नहीं बना था ना, तो हम लोग अपने इंडिया में जो है अलग अलग चीजें जो है क्या करते थे, हम लोग नापने के लिए जो है यूज करते थे। जैसे क्या क्या यूज करते थे, तो चकात यूज करते थे, चकात के बाद पाव यूज करते थे, पाव के साथ जो है सेब यूज करते थे, फिर मल्ल यूज करते थे। ऐसे ऐसे जो है क्या थे, हम लोग अलग अलग जो है मेजर करने के लिए यूज करते थे। आप अपने घर वालों को, अपनी मम्मी को या अपने दादी को पूछना कि उन लोग नापने के लिए क्या क्या चीज यूज करते थे, उनसे पूछना। उन लोग पहले पाव यूज करते थे, सेब यूज करते थे, चमात यूज करते थे, मल्ल यूज करते थे। इस तरीके से पहले के लोग नापने के लिए यूज करते थे।
तो एक बार उनसे पूछना कि आप लोग कैसी क्वांटिटीज यूज करते थे करके, ठीक है, क्योंकि आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स होंगे उनका डेट ऑफ बर्थ तो 90s 60 से पहले का होगा या 70 से पहले का ही होगा, तो उस समय तक तो ये डेफिनेशन नहीं आए थे, तो उस समय उन लोग कैसे यूज करते थे करके, ठीक है। और हमने ये जो प्रोटोटाइप वाला डेफिनेशन जो बनाया है, इसको हमने कब बनाया है, 1889 में जो है हमने बनाया, एक्चुअल में 1989, ठीक है, 1989 में जो है हमने इसको सुधार लेना, 1800 नहीं है, 1989 में जो है हमने इसका डेफिनेशन जो है बनाया है। समझ में आ गया ये 1989। अब हम लोग आते हैं, आपको समझ में आ गया होगा 1 kg क्या है, इसका जितना मास होगा, और ये कहाँ रखा हुआ है, जगह का नाम याद रखना, सेवरस में रखा हुआ है, फ्रांस के पेरिस में, ठीक है, पेरिस जो है क्या फ्रांस का कैपिटल है, वहां पर एक गांव में ये रखा हुआ है, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर इंस्टीट्यूट में, ठीक है। अब अगला डेफिनेशन हम लोग देखते हैं, थर्ड डेफिनेशन है टाइम का, ठीक है। टाइम का हमने क्या किया, एक छोटा टुकड़ा लिया, ठीक है, जैसे हम लोगों को पता है कि सन जो है, सन के चारों तरफ जो है हमारा अर्थ क्या करता है, 365 डेज में जो है एक चक्कर लगा लेता है। फिर हमने इस एक साल को जो है महीनों में तोड़ा, फिर महीनों को हमने क्या किया, वीक्स में तोड़ा, फिर वीक्स को हमने डेज में तोड़ा, फिर डेज को हमने आवर्स में तोड़ा, आवर्स को मिनट में तोड़ा, और फिर मिनट का फिर हमने टुकड़ा किया, तो हमको टाइम का सबसे छोटा चीज मिला, जिसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड बोलते हैं, ठीक है। तो एक सेकेंड क्या होता है देखो, तो एक सेकेंड के डेफिनेशन को समझ पढ़ते हैं हम लोग, क्या लिखा है देखो, द सेकेंड इज द ड्यूरेशन ऑफ 91926317770 periods of radiation corresponding to the transition between the hyperlines level of the ground state of the cesium 133 atoms, ठीक है। ये क्या है मैं आपको समझाता हूँ, पहले इसका भी थोड़ा सा हिस्ट्री देखते हैं कि पहले जो है एक सेकेंड को कैसे डिफाइन किया जाता था, ठीक है, फिर उसके बाद नए डेफिनेशन पर आएंगे, तब आपको थोड़ा सा जर्नी भी इंटरेस्टिंग लगेगा और डेफिनेशन भी आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से चेंजेस हुए। तो देखो, पहले एक सेकेंड का जो डेफिनेशन है, या एक सेकेंड कितने टाइम को बोलेंगे, तो उसके लिए लोगों ने क्या किया, साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि एक ऐसा चीज होता है जिसको बोलते हैं पेंडुलम, ठीक है। पेंडुलम एक ऐसा चीज है जिसको आप डिस्टर्ब करोगे, तो ये पेंडुलम को डिस्टर्ब करोगे तो ये यहाँ चले जाएगा, ठीक है। अब जब ये पेंडुलम यहाँ पर जाएगा तो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये पेंडुलम क्या करेगा, इधर आने की कोशिश करेगा, और ये क्या करेगा, यहाँ पर जो है इसको अपने मीन पोजीशन को पार करते हुए यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या करता रहेगा, टू एंड फ्रॉम मोशन करते रहेगा, और टू एंड फ्रॉम मोशन को ही क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन बोलते हैं, या फिर उसको ऑसिलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा पेंडुलम, ये ऑसिलेशन जो है करते रहता है। साइंटिस्ट लोगों ने इस पेंडुलम में एक चीज नोटिस की कि पेंडुलम चाहे यहाँ पर हो चाहे पेंडुलम यहाँ पर हो, ठीक है, यहाँ ये पहला सिचुएशन है, पहला, और ये पहला, ये दूसरा, और ये भी है, इधर आएगा तो ये दूसरा। साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि जब पेंडुलम इस वन से इस वन लोकेशन तक जाने में जितना टाइम लगाता है, उतना ही टाइम इस दूसरे लोकेशन से इस दूसरे लोकेशन पर जाने में लगाता है। देखो, ये डिस्टेंस छोटा है और ये डिस्टेंस बड़ा है, लेकिन फिर भी पेंडुलम की एक स्पेशलिटी ये होती है कि चाहे आप पेंडुलम को इतना से इतना भी क्यों ना मूव कराओ, ठीक है, मतलब दूसरा वाले कंडीशन में यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लगा है, यहां से यहां तक जो टाइम लगा है, उतना ही टाइम यहां से यहां तक जाने में भी लगेगा। मतलब आप ऑसिलेशन बड़ा कराओ चाहे ऑसिलेशन छोटा कराओ चाहे ऑसिलेशन मीडियम कराओ, उनको जो टाइम लगता है एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में, वो टाइम जो होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। इसीलिए पहले की घड़ी जो होते थे उसमें क्या लगा होता था, पेंडुलम, टिंग 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 बजता था, देखे होगे, ऐसे हिलते रहता था, टंग टंग टंग, उसके बाद जैसे 1 घंटा होता था फिर टंग टंग करके बजता था, ठीक है। तो ये जो पेंडुलम है, इस पेंडुलम को जो है पहले क्या बनाया गया, स्टैंडर्ड बनाया गया, ठीक है, क्योंकि इसको कितना भी बड़ा जो है टाइम या कितना भी बड़ा लेंथ कवर करना हो, इसको लेंथ कवर करने का जो टाइम है वो क्या था, फिक्स था। मतलब आप पेंडुलम को चाहे यहां से क्यों न छोड़ो, यहाँ से अगर ये इतना दूर जाएगा तो भी उतना ही टाइम लगाएगा जितना यहाँ से यहाँ तक जाने में वो लगाता है। मतलब इसका ऑसिलेशन का टाइम पीरियड जो था वो क्या था, फिक्स था। तब हमने डिसाइड कर लिया कि पेंडुलम जब एक ऑसिलेशन अपना कंप्लीट करेगा तो जितना टाइम लगाएगा एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में, उसको आज से क्या बोल देंगे हम लोग, 1 सेकेंड जो है बोल देंगे, ठीक है। तो पहले जो है ये डेफिनेशन बना था, ठीक है, और ये बहुत दिनों तक जो है बहुत अच्छे से भी चला, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुआ। लेकिन जब हम लोग मॉडर्न फिजिक्स की तरफ आए
तो मॉडर्न फिजिक्स की तरफ आए तो हमने देखा कि ये जो पेंडुलम है, जब इसको हम लोग अलग अलग जगह पर जो है या अलग अलग इसमें जब वेरिएशन करते हैं तो इसका टाइम पीरियड भी क्या हो जाता है, बदल जाता है। अब कैसे बदल जाता है, तो साइंटिस्ट लोगों ने कैलकुलेशन किया कि पेंडुलम को एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है टी, वो क्या करता है, एक फॉर्मूले पर डिपेंड करता है। अभी आप लोग पढ़ोगे भी, ठीक है, अगले चैप्टर में जो है, आगे के चैप्टर्स में पढ़ोगे कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई रूट ओवर एल अपॉन में जी। मतलब किसी भी पेंडुलम का ऑसिलेशन कितना टाइम में होगा वो इस फॉर्मूले से डिफाइन किया जा सकता है। हम 2 पाई तो कांस्टेंट है, एल क्या है, लेंथ ऑफ पेंडुलम, जो जिस रस्सी से बंधा हुआ है ना पेंडुलम, उस रस्सी का लेंथ, और जी क्या है, जी इज द ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लास 9 का याद करो, जी की वैल्यू कितनी होती है, 9.81। जब हमने इस पेंडुलम को जो है नॉर्थ पोल पर लेकर गए तो नॉर्थ पोल्स पर जो है क्या होता है, जी की वैल्यू बहुत स्ट्रांग होती है, ठीक है। तो जब डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा तो ऑब्वियस ही बात है टी तो फर्क पड़ेगा ही। जब आप इसको कहाँ ले जाओगे, अर्थ के सेंटर पर ले जाओगे तो ग्रेविटी वहां पर कम होने लगती है, ठीक है। तो ग्रेविटी कम होगी तो टी की वैल्यू बढ़ने लगेगी। जब आप अर्थ के सरफेस से ऊपर चले जाओगे तभी जी की वैल्यू बढ़ने लगती है, तब उस समय क्या हो, मतलब कम होने लगती है। तो उस समय फिर क्या होगा, टाइम पीरियड जो है क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अब क्या होता है, ये जो रस्सी है, शुरुआत में आपने मान लो 1 मीटर का रस्सी लगाया है, अब ये कंटिन्यूअसली ऑसिलेट करेगा तो इस रस्सी में क्या आएगा, टेंशन आएगा। और जब भी टेंशन आता है किसी भी चीज में, तो ऊपर हमने पढ़ा था, जब भी किसी रॉड में जो है मोशन आता है उसका लेंथ क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो लेंथ भी चेंज हो रहा है, जी भी चेंज हो रहा है। तो हमने देखा कि अब टाइम पीरियड जो है वो एक जैसा नहीं है। हाँ, एक जगह पर जो है, एक जैसे मान लो नॉर्थ पोल पर चले गए, नॉर्थ पोल पर ऑसिलेशन करने में जो टाइम लग रहा है वो नॉर्थ पोल में आप रस्सी को कितना भी बड़ा कर लो, कितना भी छोटा कर लो, फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वहां पर जितना लंबा टाइम लग रहा है उससे कम लंबा टाइम आपको अर्थ के सरफेस पर लगेगा जहां पर हम लोग रहते हैं। जब आप मून पर चले जाओगे तो वो टाइम अलग हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि एक जगह पर जो है उसका टाइम इंटरवल सेम रहता है, लेकिन जैसे उसको एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाओगे तो पहले वाले टाइम के साथ वो मैच नहीं करेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, प्रॉब्लम जो है क्रिएट होने लगा। तो फिर साइंटिस्ट लोगों के पास सवाल आया, फिर उनकी मीटिंग हुई कहां पर, फ्रांस के सेवरस नामक जगह पर। और इन्होंने बोला कि अब ये वाला तो फॉर्मूला हमारे लिए काम का नहीं हो रहा है, क्योंकि लोग इससे क्वेश्चन उठा रहे हैं, ठीक है। अफ्रीका वालों को जो है क्या हो रहा है, अलग अलग 1 सेकंड बहुत लंबा फील हो रहा है, और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाले हैं उनको कम फील हो रहा है। तो ये तो फिर गलत हो गया, फिर दिक्कत हो रहा है टाइम का, ठीक है। तो अब उन्होंने सोचा कि फिर से अब कुछ किया जाए, हमको कुछ नया चीजें जो है ढूंढी जाए, ठीक है। और हर साइंटिस्ट ने क्या किया, जो है नया नया एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया, और देखा कि पेंडुलम के जैसा और कौन सा चीज है जो कि कभी भी, उसको चाहे पाकिस्तान हो, चाहे इंडिया हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, उससे उसको फर्क नहीं पड़ता है। वो हर जगह, मतलब यूनिवर्स के भी किसी भी जगह पर हम लोग चले जाएं तो उसमें जो टाइम इंटरवल जो लग रहा है उसको कंप्लीट करने में, किसी भी चीज को होने में, वो बदलना नहीं चाहिए, ठीक है। तो बहुत एक्सपेरिमेंट करते करते जो है हमको जो है एक चीज पता चला, और वो एक चीज कौन सा था, देखो वो चीज है सीजियम एटम, ठीक है। ये क्या है, सीजियम 133 एटम। 133 क्या है, आइसोटोप्स। आपने क्लास 9 में ये भी चीज पढ़ी होगी, आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं। तो एक एटम के बहुत सारे आइसोटोप्स भी हो सकते हैं और बहुत सारे आइसोबार्स भी हो सकते हैं। और मोस्टली क्या होता है, जब एटॉमिक नंबर जैसे बढ़ने लगता है ना, तो वैसे उनके आइसोटोप्स की संख्या बढ़ जाती है, ठीक है। मतलब ज्यादा एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो उसका जो है क्या होता है, उसके जो है आइसोटोप जो है वैसे ही बढ़ने लग जाते हैं, ठीक है। तो हमने सीजियम का एक आइसोटोप लिया 133। अब इसमें हमने कैसे किया उसको समझते हैं, फिर डेफिनेशन पर वापस आते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको डायरेक्ट डेफिनेशन बताऊंगा तो आपके ऊपर से चले जाएगा, आप भले इसको रट लोगे लेकिन समझ नहीं पाओगे कि 1 सेकेंड जो है क्या होता है। तो देखो, आपने वापिस से मैं आ रहा हूँ क्लास 9, क्योंकि क्लास 9 का पूरा सिलेबस मैच करता है किससे, क्लास 11 से। और क्लास 10 का पूरा सिलेबस लगभग लगभग मैच करता है किससे, 12 से। तो आपका 9th का कंसेप्ट पढ़ा होगा आपने, वहां पर साइंस में जो है एटम्स का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा आपने। तो यहाँ पर क्या होता है, किसी भी एटम के एक सेंटर वाला पार्ट होता है जिसको क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। और ये क्या होता है, जिस जगह पर इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं उनको बोलते हैं ऑर्बिट्स बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग ऑर्बिट जो है क्या होते हैं, बने हुए होते हैं, जिन ऑर्बिट्स पर जो है इलेक्ट्रॉन क्या करता है, घूमता है। अच्छा, ये थोड़ा सा देखो मैं अच्छे से बना देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे। ये पहला ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमेगा, ये दूसरा ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमेगा।
और आपने पढ़ा होगा कि एक ऑर्बिट पर जो है फिक्स्ड इलेक्ट्रॉन जो है घूम सकते हैं। जैसे पहले वाले ऑर्बिट में 2 ही इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं, दूसरे वाले ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं, आपने पढ़ा होगा। तो एक ऑर्बिट पर कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे ये फिक्स है और उनकी एनर्जी भी फिक्स है। जैसे अगर कोई इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसके पास एनर्जी कम होगी, लेकिन अगर कोई इस बड़े वाले ऑर्बिट में अगर घूम रहा है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो हमने क्या किया, सीजियम का एटम लिया और उसको क्या किया हमने, यहाँ पर सीजियम का एटम है और हम लोग 2 ऑर्बिट्स को जो है यहाँ पर लेकर समझते हैं। ये क्या है, एक ऑर्बिट है, ये क्या है, दूसरा ऑर्बिट है, और ये दोनों क्या है, बहुत ज्यादा नजदीक है। इन दोनों ऑर्बिट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपरलाइंस बोलते हैं, ठीक है, या हाइपरफाइंस लेवल बोलते हैं, क्योंकि इन दोनों के एनर्जी में बहुत कम का डिफरेंस है, लेकिन ऐसा नहीं कि ये 100 है तो ये 1000 है, ठीक है, बहुत कम डिफरेंस है। अगर इसकी एनर्जी 4 है तो इसकी एनर्जी 6 होगी, मतलब दोनों में एनर्जी लेवल का डिफरेंस जो है बहुत कम है। तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिट्स को हाइपरफाइंस लेवल्स बोलते हैं। तो हमने सीजियम 133 एटम को लिया, अब हमने इसको क्या किया, एक्सटर्नली इसको हमने एनर्जी दिया, ठीक है। अब एनर्जी देने के कई सारे तरीके होते हैं, हीट से दे सकते हैं, लाइट से दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करके देख सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को जो है, जो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ना, इन 2 में से हमने एक को जो है किसी भी तरीके से एनर्जी जो है हमने प्रोवाइड किया। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन्स का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का काम है घूमना। और ये घूम क्यों रहे हैं, बाहर क्यों नहीं भाग रहे हैं, क्योंकि बाहर जाने के लिए इनके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियस इनको बांध के रखे हैं। अगर इनको ज्यादा एनर्जी मिल जाएगी तो यहाँ से भाग जाएंगे, लेकिन कम एनर्जी के कारण ये भाग नहीं पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही हमने इसको क्या किया, एनर्जी दिया इस इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देने से क्या हो गया, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। एनर्जी दोगे तो वो एनर्जी कहाँ कंज्यूम हो जाएगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहता है कि ये छोटे वाले ऑर्बिट में नहीं घूमना चाहता, ये भी क्या चाहता है, बड़े वाले ऑर्बिट में घूमे। जैसे अगर आपके पास छोटा टाटा नैनो का कार है और मान लो आपको कहीं से लॉटरी लगी, जैसे इसको एनर्जी मिल गई, उसी तरीके से मान लो आप टाटा नैनो में घूम रहे थे छोटी सी कार में, मान लो सडनली आपको 1 करोड़ की क्या हो गई, लॉटरी लग गई। तो जब आपको 1 करोड़ की लॉटरी लगेगी तो आप भी क्या चाहोगे, मर्सिडीज में घूमूं मैं, या मैं होंडा सिटी में घूमूं, या कुछ अच्छे कार में घूमूं जहां पर मैं चलते चलते टीवी देख सकूं, बड़ा सा कार जिसमें मैं सो सकूं, ठीक है। तो उसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉन भी क्या चाहता है कि छोटे ऑर्बिट्स में घूमकर मैं थक चुका हूं, अब मैं भी बड़े ऑर्बिट में क्या करूंगा, घूमूंगा करके। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, यहां से जंप करके जो है ऊपर वाले एनर्जी लेवल पर चले जाता है, ठीक है, क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी है। जैसे ही ये ऊपर वाले ऑर्बिट पर जाता है तो ये ऊपर वाले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन पहले से जो मौजूद हैं वो क्या बोलते हैं कि तुम्हारे लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। दुनिया में नियम कानून नाम का भी कोई चीज है, ये ऑर्बिट जो है नेचर ने हमको दिया हुआ है, भगवान ने हमारे घूमने के लिए दिया है, तुम यहाँ पर नहीं रह सकते, ठीक है। ये उसी तरीके से हो गया, अगर आपको 1 करोड़ की लॉटरी लगी और आप जोश जोश में जाकर जो है एक कार खरीद लेके आ गए 50 लाख रुपए का, पता चला कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले घर में सुबह बैठे हुए, सुबह से कहाँ से आया भाई 1 करोड़ रुपए, ठीक है, और तुमने बताया कि लॉटरी लगा है, तो उन लोग मानेंगे थोड़ी, बोलेंगे चोरी की हो, इनकम तुम्हारे पास तो पहले, तुम्हारे अकाउंट में तो पहले 200 रुपए नहीं होते थे, आज तुम्हारे अकाउंट में 1 करोड़ रुपए कहाँ से आया करके। तो नियम कानून नाम का कोई चीज होता है ना, ठीक है। तो उसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉन जब बड़े वाले ऑर्बिट में घूमने की ख्वाहिश लेकर जाते हैं तो ऊपर वाले साले इलेक्ट्रॉन इसको लात मारकर जो है नीचे भगा देते हैं, ठीक है। अब ये क्या करता है, वापिस आ जाता है। तो ये नीचे वाले ऑर्बिट से ऊपर वाले ऑर्बिट में गया और ऊपर वाले ऑर्बिट से फिर वापिस आ गया। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ट्रांजिशन, ट्रांसफर होना, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे ट्रांसफर होना, ठीक है। फिर जैसे ये इलेक्ट्रॉन नीचे वाले ऑर्बिट पर आता है, इस यहाँ पर तो घूमने के लिए एक फिक्स्ड लोकेशन चाहिए, लेकिन इसके पास तो अभी भी ज्यादा एनर्जी है, तो ये फिर दोबारा कोशिश करता है कि फिर से मैं जंप करके कहाँ जाऊंगा, फिर बड़े वाले ऑर्बिट में जाऊंगा और फिर वहां पर घूमूंगा। यहाँ पर रहने के लिए इसको मिनिमम एनर्जी चाहिए, लेकिन इसके पास तो एक्स्ट्रा एनर्जी है भाई, तो उस एक्स्ट्रा एनर्जी के कारण फिर ये जंप करके फिर यहाँ चले जाता है। फिर वहां पर वही होता है कि सबके सब मिलकर इसको फिर लात भगा देते हैं। फिर यहाँ पर आता है तो यहाँ पर रहने के लिए कम चाहिए, लेकिन इसके पास तो ज्यादा है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। तो क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि जैसे ही ऊपर जाता है और ऊपर से नीचे आता है, तो ऊपर जाने और नीचे आने का इसका जो टाइम है, ये टाइम क्या रहता है, फिक्स रहता है, ये टाइम बदलता नहीं है। मतलब
नीचे से ऊपर जाने में जो टाइम लगा और ऊपर से नीचे आने में जो टाइम लगा पहली बार, वही दूसरी बार भी लगेगा, वही तीसरी बार भी लगेगा, वही चौथी बार भी लगेगा। मतलब हर एक ट्रांजिशन में जो है इसको ऊपर से नीचे, मतलब नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे आने में जो टाइम लग रहा था वो टाइम क्या था, सेम था। ठीक है, अब इसको आप चाहे इस चीज को आप मार्स में जाकर करोगे तो भी आपको ये टाइम इंटरवल सेम मिलेगा, इसको आप मून पर जाकर करोगे तब भी आपको सेम मिलेगा, इसको आप जो है नॉर्थ पोल पर या साउथ पोल पर जाकर करोगे तो भी वही मिलेगा। तो हमको वो चीज मिल गई जो कि कहीं पर भी बदल नहीं रही थी, चाहे वो सन हो, चाहे मून हो, चाहे मार्स हो, चाहे नॉर्थ पोल हो, चाहे अफ्रीका हो, कहीं पर भी ये जो टाइम इंटरवल जो था ऊपर से नीचे आने का, नीचे से ऊपर जाने का, ये फिक्स था। अब इसी के बेसिस पर हमने क्या किया, डेफिनेशन बनाना स्टार्ट किया। तो फिर साइंटिस्ट लोगों ने डिसाइड किया कि जब ये ट्रांजिशन कितने बार होगा, देखो इस ट्रांजिशन को होने में कुछ टाइम लग रहा है, मान लो वो टाइम है टी टाइम लग रहा है उसको, टी टाइम मतलब नीचे वाले ऑर्बिट से ऊपर, ऊपर से नीचे आने में जो टाइम लग रहा है वो है टी। तो अब साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि ये ट्रांजिशन कितने बार होगा तो उसको 1 सेकेंड बोलेंगे। तो इन्होंने बोला कि जब ये ट्रांजिशन कितने बार होगा, देखो अब डेफिनेशन पर आते हैं, जब ये ट्रांजिशन कितने बार होगा, देखो यहां पर दिया हुआ है 9192631770, 91 करोड़ 92 लाख 92,63,000, अरे 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770। जब ये ट्रांजिशन इतने बार हो जाएगा और इतने बार होने में उसको जितना समय लगेगा उस समय को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 सेकेंड बोलेंगे। ठीक है, और ये जो ये यहां से जो ऊपर जा रहा था इस एनर्जी लेवल्स को या इस ऑर्बिट्स को हम लोग क्या बोलते थे, हाइपरफाइंस लेवल बोलते थे। तो जब नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे कितने बार हो जाएगा, 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770 बार जब ये हो जाएगा ना, बार बार ऐसा, तब उतना टाइम जो लगेगा उसको होने में, मतलब इतना बार ट्रांजिशन होने में जो टाइम लगेगा उस टाइम को हम लोग बोलेंगे 1 सेकेंड। मतलब समझ रहे हो, जब आप किसी को हेलो बोलते हो मतलब 1 सेकेंड हो जाता है, तो 1 सेकेंड में यहाँ का जो एटम है, यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है, ये 9 अरब क्या बोलते हैं, 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770 बार ऊपर नीचे हो गया होता है। समझ में, 9 अरब मतलब समझ रहे हो कितनी बड़ी चीज है। ठीक है, तो 1 सेकेंड में एक इलेक्ट्रॉन इतने बार ट्रांजिशन कर लेता है, और इतना ट्रांजिशन करने में जितना टाइम बीतता है उसको साइंटिस्ट लोगों ने मान लिया 1 सेकेंड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा 1 सेकेंड का डेफिनेशन क्या है। अब इस डेफिनेशन को जब आप याद करोगे तो ये डेफिनेशन आपको क्या हो जाएगा, इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, और ये डेफिनेशन हमने बनाई कब थी, 1967 में हमने ये डेफिनेशन बनाई थी। समझ में आ गया। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आ गया होगा तो डेफिनेशन जो है याद करना इजी हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं सीधा आपको डेफिनेशन ही बताता कि इसको ऐसा बोलते हैं, इसको ऐसा बोलते हैं, तो आपको समझ में नहीं आता, हमेशा कंफ्यूजन रहता है। और जब आपका एक बार कंफ्यूजन क्रिएट हो गया तो ये कंफ्यूजन जब तक कोई क्लियर नहीं करेगा तब तक लाइफ टाइम जो है ये क्या होगा, बना रहेगा। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये डेफिनेशन तो दिया है, पढ़ देते हैं कि 1 सेकेंड किसको बोलेंगे भैया, जब लाइट इतना दूर चले जाएगी तो उसको 1 सेकेंड बोलेंगे। 1 केजी किसको बोलेंगे, प्लेटिनम और इरिडियम का रॉड का जो वेट होगा उसको 1 बोलेंगे। ऐसे करके स्कूल्स में या आपके क्लासेस में जहां पर भी आप कोचिंग जाते हो वहां पर जो है ऐसे पढ़ा दिया जाता है। इसी वजह से हम लोग क्या होते हैं, पीछे हो जाते हैं। और जो मेट्रो सिटीज के जो लोग होते हैं, ठीक है, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, यहाँ जब आप पढ़ोगे, कोटा हो गया, तो इसी चीज को क्या करते हैं वो लोग, लाखों रुपए का फीस लेकर इसी चीज को उन लोग बताते हैं, जो चीज मैंने आपको बताई। ठीक है, तो अगर आप पढ़ना चाहो तो आप यहीं पर रह के जो है बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, तो हमने देख लिया, 3 डेफिनेशन देख लिया, लेंथ का देख लिया, मास का देख लिया, टाइम का देख लिया। अब हम लोग आते हैं किस पर, चौथा है हमारे पास जो डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक करंट पर। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग जो है इन्हीं सातों डेफिनेशंस को कवर करेंगे क्योंकि वीडियो का लेंथ काफी लंबा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जो है बाकी जो 2 बचेंगे, 2 कौन कौन से बचेंगे, एक प्लेन एंगल और एक सॉलिड एंगल, उनके डेफिनेशन जो है हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। ठीक, मतलब समझेंगे। चलो, इलेक्ट्रिक करंट किसको बोलते हैं, देखो इलेक्ट्रिक करंट का हमने एक छोटा सा क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड बनाया। उस स्टैंडर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं। और ये एम्पियर साइंटिस्ट का नाम है, इसीलिए इसका सिंबल क्या है, कैपिटल ए है। ठीक है, अब ये डेफिनेशन जब आप पहली बार पढ़ोगे ना तो ये आपको समझ में नहीं आएगा।
ठीक है, तो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूं कि इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन क्या है, उसके बाद इस डेफिनेशन को जब आप पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा। हमने क्या किया, दो कंडक्टर लिया। अब कंडक्टर तो समझते ही होगे ना, कंडक्टर मतलब क्या होता है, जिसमें इजीली चार्जेस जो है, करंट जो है फ्लो हो सकता है। ठीक है, दो कंडक्टर लिए हमने सेम लेंथ का, और दोनों को हमने 1 मीटर के डिस्टेंस पर जो है हमने रख दिया। ठीक है, कितना डिस्टेंस पर रखा, 1 मीटर के डिस्टेंस पर रख दिया। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, एक रेजिस्टेंस लगाया, और हमने यहाँ पर जो है एक बैटरी लगाई। ठीक है, रेजिस्टेंस लगाया हमने, बैटरी जो है हमने लगाई। अब इसका दोनों एंड को जो है हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और इसका दूसरा एंड हमने कहां से कनेक्ट किया, इसका दूसरा एंड हमने इस रॉड के इन दोनों एंड्स पर कनेक्ट कर दिया। ठीक है, मतलब इन दोनों रॉड पर सेम चार्जेस होंगे, इन दोनों रॉड्स पर जो है सेम चार्जेस जो है होंगे। ये क्या है, एक रेजिस्टेंस है, और ये रेजिस्टेंस कैसा है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है। वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, जैसे आप पंखे का रेगुलेटर को यूज करके कम या ज्यादा करते हो ना पंखे की स्पीड को, जब आप रेगुलेटर को घुमाते हो तो पंखे की स्पीड कम हो जाती है। ये कैसे होता है, उसमें करंट कम जाता है। पंखे की स्पीड को जब बढ़ाते हो रेगुलेटर को घुमाकर तो बढ़ने लगता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि करंट ज्यादा जाता है। जैसे नल है, नल को आप टाइट करोगे तो पानी कम आएगा, और नल को ज्यादा खोल दोगे तो पानी ज्यादा आएगा। तो उसी तरीके से ये वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। इसको रेजिस्टेंस को हम लोग अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, इन दोनों के बीच में पहले कितना डिस्टेंस था, 1 मीटर का डिस्टेंस था। जैसे ही हम लोग यहाँ से स्विच को ऑन करते हैं और हम लोग देखते हैं, क्योंकि दोनों एंड पर तो सेम है, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो दोनों ही रॉड में जो है क्या होता है, करंट जो है ऊपर की तरफ जो है फ्लो होने लगता है। ये I2 है और इसमें करंट I1 है। दोनों रॉड में ऊपर की तरफ क्या होता है, करंट फ्लो होने लगता है। और इसको अब 12th में पढ़ोगे। ठीक है, इसका पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट जो है अब 12th में पढ़ोगे, मैं वहां पर पढ़ाऊंगा अगर रहा तो। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि एक्सपेरिमेंट कैसे होता है। ठीक है, तो दोनों के दोनों रॉड में जो है क्या होता है, ऊपर की तरफ करंट फ्लो होने लगता है। और जब करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है तो ये दोनों रॉड क्या करते हैं, एक दूसरे पर जो है फोर्स लगाते हैं। अभी हमने कितना करंट दिया है यहां से हमको नहीं पता है, लेकिन जितना भी करंट हमने दिया उस करंट के कारण ये रॉड 1 और रॉड 2 दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं। अब हम लोग क्या चाहते हैं कि ये दोनों ओरिजिनल जगह पर जितने थे, मतलब 1 मीटर पर थे, तो ये अभी भी करंट देने के बाद भी 1 मीटर पर ही रहे। लेकिन ये दोनों तो नजदीक आ रहे हैं, तो नजदीक लाने से अगर रोकना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको दूर ले जाने के लिए कुछ मैकेनिज्म लगाना पड़ेगा। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, एक रॉड पे हम लोग रस्सी लगाते हैं और यहाँ पर पुली लगाते हैं, और पुली से हम लोग यहाँ पर जो है क्या करते हैं, वेट डालते जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग भार जैसे तराजू में तौलते हो ना सब्जी, तो उस तरीके से हम लोग यहाँ पर जो है सामान मतलब वेट डालते जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं हमने करंट को डालकर फिक्स कर दिया ना, मतलब और करंट को नहीं बढ़ा रहे हैं, ये रॉड नजदीक आ गए हैं। अब हम चाहते हैं कि ये वापिस आ जाए, तो वापिस आने के लिए हम लोग यहाँ पर जो है क्या करते हैं, मास को बढ़ाते जाते हैं। जैसे जैसे मास को बढ़ाते जाते हैं, ये दोनों पहले बेंड होकर ऐसे नजदीक आ गए थे, ऐसे नजदीक आ रहे थे ना, दोनों के दोनों ऐसे नजदीक आ रहे थे। जब हम लोग इस रॉड को इस रस्सी के सहायता से यहाँ पर वेट डालते जाते हैं, तो ये वापिस से अपने ओरिजिनल कंडीशन पर आ जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर इस मास को देखते हैं कि हमने कितना मास डाला जिसके कारण से ये अपने ओरिजिनल कंडीशन पर आ गया। तो हमने देखा, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, या इसी को वेट इज इक्वल टू क्या बोलते हैं, एम इंटू जी बोलते हैं, क्लास 9th में याद करो। तो हमने देखा कि यहाँ पर हमने जितना मास डाला था उसको जब हमने जी से मल्टीप्लाई किया तो हमको वेट मिल गया, वेट मतलब फोर्स मिल गया। और हमने देखा कि ये दोनों एक दूसरे को कितना ताकत से खींच रहे थे, तो हमने देखा ये दोनों एक दूसरे को 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन के ताकत से खींच रहे थे पर मीटर। हर एक मीटर पे इतना फोर्स लगाकर वो खींच रहे थे। ठीक है, 1 मीटर है, दोनों के बीच का डिस्टेंस देखो, तो ये दोनों पहले इतने ताकत से खींच रहे थे, जब हमने इतने ही ताकत से बाहर की तरफ खींचा तो ये अपने ओरिजिनल कंडीशन पर आ गया। ठीक है, तो कैसे पता चल गया इतने ताकत से खींच रहे थे, क्योंकि जितनी ताकत से खींच रहे थे अगर उतना ताकत दे दोगे तो क्या होगा, ओरिजिनल कंडीशन पर आ जाएगा। तो पहले ये दोनों एक दूसरे को इतनी ताकत से खींचकर नजदीक आ रहे थे, अब हमने क्या किया, इतने ही जितना ताकत से वो नजदीक आ रहे थे उतना ही ताकत के बराबर हमने बाहर की तरफ क्या लगा दिया, मास लगा दिया, जिसके कारण फोर्स क्रिएट हो गया। अब ये ओरिजिनल अपने जगह पर वापिस आ गए। ठीक है, तो जब हमने इतना फोर्स लगाया उस समय यहाँ पर जितना करंट था उस करंट को हमने क्या बोला, आज से इसको हम लोग बोलेंगे 1 एम्पियर।
ठीक है। तो 1 एम्पियर करंट क्या होता है, वो अमाउंट ऑफ करंट होता है जो क्या होता है, दो पैरेलल कंडक्टर्स पर क्या होता है 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का क्या करता है, फोर्स जो है क्रिएट कर देता है। समझ में आ गया? चलो अब डेफिनेशन पढ़ते हैं, देखो अब आपको समझ में अच्छे से आएगा। देखो, द एम्पियर इज द कांस्टेंट करंट, ये फिक्स्ड करंट होता है, कांस्टेंट मैंने बताया था, इसको फिक्स किए थे हम लोग, which if maintained in the two straight parallel conductors, दो पैरेलल कंडक्टर्स के बीच में जो है मेंटेन होता है, ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, और इसका लेंथ कितना होता है, इनफाइनाइट। देखो इनका लेंथ इनफाइनाइट है लेकिन दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है, ऑफ नेग्लिजिबल सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल, और इनका जो क्रॉस सेक्शनल है कि ये कितने चौड़े हैं कितने हैं, ये तो ये इनका क्रॉस सेक्शनल क्या है, नेग्लिजिबल है, मतलब खत्म है लगभग लगभग। आर प्लेस्ड इन 1 मीटर, जब दो पैरेलल कंडक्टर जो कि इनफाइनाइट लॉन्ग है उनको 1 मीटर के डिस्टेंस पर रख देते हैं, तो क्या होता है देखो, इन वैक्यूम wood produces between these vacuum wood produces force between these conductor of force of एक मिनट ना, 1 meter apart in vacuum wood produces between these two conductor a force of 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर लेंथ। ठीक है, वही चीज है कि जब दो पैरेलल कंडक्टर्स होते हैं उनको अगर हम लोग इनफाइनाइट लॉन्ग है, दोनों इनफाइनाइट लॉन्ग वायर्स को या कंडक्टर्स को जब हम लोग 1 मीटर पर रखते हैं तो दोनों एक दूसरे को खींचते हैं। तो कितना ताकत से खींचते हैं, तो जब वो दोनों कंडक्टर एक दूसरे को 2 × 10⁻⁷ न्यूटन की ताकत से खींचेंगे तो उस समय जितना करंट फ्लो हो रहा होगा वही करंट क्या कहलाता है, 1 एम्पियर कहलाता है। समझ में आ गया? तो 1 एम्पियर क्या है, दो पैरेलल वायर के बीच में जब फोर्स क्रिएट करता है करंट 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर का, जब कोई करंट फोर्स क्रिएट कर देता है तो वो करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 एम्पियर बोलते हैं। समझ में आ गया ये? ठीक है, अगर नहीं आया होगा तो वापस से एक बार वीडियो को जो है धीरे धीरे पॉज करके देखना। ठीक है, नहीं आया होगा तो मेरे को मैसेज करना कि सर थोड़ा सा और अच्छे से समझा दो करके, तो मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, मैसेज करके या फिर कॉल करके जो है समझा दूंगा। ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि दो पैरेलल कंडक्टर्स में हम लोग करंट लगाएंगे और करंट लगाने से अगर उन दोनों के बीच में 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का अगर फोर्स क्रिएट कर देता है कोई करंट, तो जो करंट जो कि 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का फोर्स बनाएगा वो अमाउंट ऑफ करंट क्या होगा, 1 एम्पियर होगा। और ये डेफिनेशन हमने कब बनाई थी, 1948 में, जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था उसके एक साल बाद जो है हमने ये डेफिनेशन बनाई थी। समझ में आ गया? तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन। अब आते हैं हम लोग अपने 5वें डेफिनेशन पर, जिसमें फिजिकल क्वांटिटी का नाम है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, और इसका जो हमने स्टैंडर्ड यूनिट जो बना हुआ है केल्विन, और इसका सिंबल क्या है, कैपिटल के। कैपिटल क्यों रखा हमने, समझ में आया? क्योंकि ये साइंटिस्ट का नाम है। देखो टेम्परेचर के बारे में हमको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं था, हमने क्या किया, एक सिंपल सा डेफिनेशन लिया। ठीक है, हमने क्या किया, वाटर को कंसिडर किया और वाटर की प्रॉपर्टी को जो है हमने क्या किया, स्टडी किया। हमने नहीं किया मतलब केल्विन ने किया, ठीक है, अदर साइंटिस्ट ने किया, और इन्होंने देखा कि वाटर का इसका डिटेल स्टडी करने से हमको एक चीज पता चली, उसको बोलते हैं हम लोग ट्रिपल पॉइंट। ठीक है, ट्रिपल पॉइंट जो है हमको एक चीज पता चला, और ट्रिपल पॉइंट अगर मैं बोलता हूं वाटर का ट्रिपल पॉइंट, इसका मतलब क्या है कि एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर वाटर क्या होता है, सॉलिड कंडीशन पर रहता है, लिक्विड कंडीशन पर रहता है, और उसी समय वो वेपर कंडीशन मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों कंडीशन पर वो रह सकता है। ऐसे टेम्परेचर को बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन पूछ देता है व्हाट इज ट्रिपल पॉइंट, तो क्या डेफिनेशन लिखोगे, ट्रिपल पॉइंट इज द टेम्परेचर ऑफ वाटर इट एट विच वाटर कैन एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस फेसेस। ठीक है, एट ऑल, तीनों फेसेस पर ये क्या कर सकता है, एक टेम्परेचर पर ये रह सकता है। और ये आप करके देख लेना घर में। ठीक है, पानी लेना, एक ठंडा पानी लेना, ठीक है, ठंडा पानी फ्रिज से निकालना या एक बाहर का पानी लेना, ठीक है, उसमें क्या करना, बर्फ का टुकड़ा डाल देना। ठीक है, बर्फ का जब टुकड़ा डालोगे तो यहाँ पर क्या होगा, उस समय इस कंटेनर के अंदर में वाटर भी रहेगा, ठीक है, इसके अंदर में आइस भी रहेगा, और जब गौर से देखोगे तो यहाँ से वेपर जो है निकलने लगता है। ठीक है, आज करके देखना इसको। ठीक है, पानी लेना, बर्फ डालना, और बर्फ डालने के बाद गौर से देखना कि इसमें आइस का भी पार्ट रहेगा,
पानी भी रहेगा और यहाँ से भाप भी निकलते रहता है। जब फ्रिज को खोलोगे तो भाप निकलते रहता है, देखना, ठीक है। तो ये समझ जाना कि उस पानी का टेम्परेचर कितना है, ट्रिपल पॉइंट के टेम्परेचर के बराबर होता है। और ये ट्रिपल पॉइंट को केल्विन ने कैसे नापा, केल्विन ने ट्रिपल पॉइंट को नापा 213.6 केल्विन। मतलब ट्रिपल पॉइंट का टेम्परेचर कितना होता है, 273.16 केल्विन। इतना ये है वाटर के लिए ट्रिपल पॉइंट। इतना टेम्परेचर पर जो है पानी सॉलिड भी रहेगा, लिक्विड भी रहेगा और गैस भी रहेगा, एक ही साथ रहेगा, अलग अलग नहीं, एक ही साथ रहेगा ये, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। तो जब एक केल्विन का डेफिनेशन हमको बताना था तो ट्रिपल पॉइंट कितना होता है, 273.16 इज इक्वल टू ट्रिपल पॉइंट। तो यहाँ से एक केल्विन कितना आएगा, देखो, so the Kelvin is the fraction of 1 upon 273.16 of a thermodynamic temperature of a triple point of water। बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन है, देखो ट्रिपल पॉइंट कितना होता है, ट्रिपल पॉइंट इज इक्वल टू 273.16 केल्विन। तो यहाँ से जब आप एक केल्विन निकालना चाहोगे तो ये पूरा का पूरे धरा किसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा कि नहीं। तो ट्रिपल पॉइंट अपॉन में 273.16। तो वाटर के ट्रिपल पॉइंट्स के अगर 273 टुकड़े करेंगे तो उसका एक टुकड़ा जो होगा ना, वो एक टुकड़ा क्या कहलाएगा, 1 केल्विन कहलाएगा। समझ में आया। वाटर के ट्रिपल पॉइंट का जो टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर के स्मॉल पीसेस करेंगे, कितने पीसेस करेंगे, 273 पीसेस करेंगे। तो 273 पीसेस करेंगे तो उसका एक पीस जो होगा और उसका जो टेम्परेचर होगा उसको बोलेंगे 1 केल्विन, ठीक है। और याद रखना जब आप केल्विन में टेम्परेचर को लिखोगे तो कभी भी डिग्री केल्विन नहीं लिखना। जैसे मैंने अभी लिखा ना 273.16 डिग्री केल्विन नहीं बताया मैंने, सिर्फ क्या बताया, केल्विन बताया, ठीक है। अब इसमें डिग्री क्यों नहीं लगता है, ये जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे जब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर पढ़ेंगे। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ जब पढ़ेंगे तो मैं वहां पर आपको बताऊंगा कि यहाँ पर जो है इसमें डिग्री क्यों नहीं लगा, ठीक है। केल्विन का जो है समझ में आ गया। अब ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो है हमारे पास केल्विन ही एक मेथड होता है या केल्विन ही एक स्केल होता है। हमारे पास और भी स्केल होते हैं, जैसे डिग्री सेल्सियस। आप लोगों ने न्यूज में पढ़ा होगा कि गर्मी बढ़ गई और इंडिया का टेम्परेचर जो है कितना हो गया, 50 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। तो डिग्री सेल्सियस भी एक टेम्परेचर नापने का तरीका है, लेकिन एसआई सिस्टम में जो इंटरनेशनल लेवल पर जो एक्सेप्टेबल है वो कौन सा है, केल्विन है। कुछ जगह पर जो है फ़ारेनहाइट का यूज किया जाता है। जैसे जब आप डॉक्टर के पास जाते हो बोलता है कि वो आपको 104 डिग्री बुखार है, तो वो 104 डिग्री ना तो केल्विन में होता है ना ही वो 104 डिग्री जो है डिग्री सेल्सियस में होता है, वो 104 डिग्री होता है फ़ारेनहाइट में होता है। तो फ़ारेनहाइट जो होता है वो एक अलग स्केल हो गया। इसके अलावा इंडस्ट्रीज में जो एक और स्केल यूज होता है जिसको बोलते हैं र्यूमर स्केल, ठीक है। र्यूमर स्केल मतलब डिग्री आर होता है। तो र्यूमर हो गया, फ़ारेनहाइट हो गया, सेल्सियस हो गया, इन तीनों में डिग्री लगता है, लेकिन केल्विन जो ऐसा चीज है जिसमें कभी भी जो है केल्विन डिग्री जो है यूज नहीं होता है, ठीक है। समझ में आ गया। तो देखो ये हो गया हमारा केल्विन का डेफिनेशन, ठीक है। मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, केल्विन से पहले भी जो है हमारे पास सिस्टम थे। केल्विन से पहले हम लोग यूज करते थे डिग्री सेल्सियस को, ठीक है। सेल्सियस जो है एक साइंटिस्ट था जिसने टेम्परेचर को नापने के लिए सबसे पहले तरीका बताया था। वो तरीका क्या था, देखो उसको मैं समझा देता हूँ। इसी के साथ साथ आपका केल्विन के साथ साथ आपका सेल्सियस वाला भी आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। केल्विन बोलता हूँ यार, सेल्सियस ने क्या किया, सेल्सियस ने जो है वाटर को रेफरेंस लिया, ठीक है। और उसने क्या देखा कि जब हम लोग वाटर को ठंडा करते जाते हैं, ठंडा करते जाते हैं, तो एक ऐसा टाइम आता है जहां पर वो क्या बन जाता है, सॉलिड बन जाता है, मतलब इनडायरेक्टली वो बर्फ बन जाता है। तो सेल्सियस ने उस टेम्परेचर को क्या नाम दिया, उसने नाम दिया उसको 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसके बाद उसने देखा कि जब हम लोग पानी को गर्म करते जाते हैं, गर्म करते जाते हैं, गर्म करते जाते हैं, तो एक टेम्परेचर ऐसा आता है जहां पर वो लिक्विड से क्या बनने लगता है, वेपर बनने लगता है, ठीक है। तो उस टेम्परेचर को उसने क्या दिया, 100 डिग्री नाम दिया, 100 डिग्री सेल्सियस नाम दिया। और उसने एक थर्मामीटर भी बनाया, ठीक है। अब वो थर्मामीटर कैसे था, देखो एक थर्मामीटर, इसने कांच का ग्लास लिया, पतला सा, बहुत पतला सा ग्लास लिया इस तरीके से, और इसके अंदर में मर्क्यूरी डाल दी या एल्कोहल डाल दिया। मर्क्यूरी भी डालता था, एल्कोहल भी, दोनों में से कोई भी एक चीज डाल सकते हो, ठीक है। तो उसने क्या किया, इसको इसके अंदर में मर्क्यूरी डाला और मर्क्यूरी डालकर जो है ठंडे पानी में, मतलब पानी जब बर्फ था उस पर नापा, तो उसने देखा कि पूरा का पूरा मर्क्यूरी जो है सिकुड़ कर यहाँ आ गया।
तो उसने इस पर एक नाम रख दिया, मार्किंग करके इसको बोल दिया 0 डिग्री सेल्सियस बोल दिया। ठीक है, उसके बाद इसी इसी कांच के ट्यूब को लेकर वो कहाँ गया, गर्म पानी के पास गया, तो देखा कि मर्क्यूरी का हाइट जो है यहाँ तक बढ़ गया, तो उसको उसने क्या नाम दे दिया 100 डिग्री, अभी मैंने बताया। और इसने क्या किया, 0 से लेकर 100 के बीच में जो है 100 छोटे छोटे पार्ट्स कर दिए। ठीक है, अब इसने बोला कि 1 डिग्री सेल्सियस कितना होता है, तो उसने बोला कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट और वाटर के बॉइलिंग पॉइंट के 100 टुकड़े करो, इस 100 टुकड़ा का एक पार्ट जो होगा वो क्या कहलाएगा, 1 डिग्री सेल्सियस कहलाएगा। तो पहले सेल्सियस ऐसे चलता था, समझ में आ गया, टेंशन मत लो। अभी हम लोग क्या करेंगे, केल्विन में, फ़ारेनहाइट में, रीमर स्केल में, और एक और कौन सा था, हाँ सेल्सियस, इन तीनों में जो है रिलेशन भी पढ़ेंगे, ये कैसे आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं इसको भी हम लोग सीखेंगे। ठीक है, लेकिन अभी सिर्फ ट्रेलर है, समझ में आ गया। पहले सेल्सियस यूज होता था, लेकिन सेल्सियस में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, ठीक है, जिसको केल्विन ने सुधारा 1967 में, और उसने एक नया डेफिनेशन केल्विन का स्टैंडर्ड बनाया जिसको हम लोग बोलते हैं केल्विन। पहले सेल्सियस से नापते थे, ठीक है, अब केल्विन से नापते हैं। वैसे आप अलग अलग जगह पर जाओगे ना, तो अलग अलग कंट्री के लोग जो है अलग अलग यूज करते हैं। जैसे आप यूएस जाओगे तो वहाँ के, मेरे ख्याल से वहाँ के लोग फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर यूज करते हैं। आप ब्रिटेन जाओगे तो वहाँ जो है केल्विन में मेजर करते हैं, हम लोग इंडिया में सेल्सियस में मेजर करते हैं। ठीक है, तो वैसे अलग अलग कंट्री में जो है जिस तरीके से लैंग्वेज जनरल है उसी तरीके से अलग अलग जो है मेजर करते हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर जब हम लोग बात करेंगे तो हम लोग केल्विन में बात करेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज को हर कोई समझता है। अगर आप बोलोगे कि हमारे यहाँ का टेम्परेचर 300 केल्विन है बोलोगे ना, तो सब समझ जाएंगे कि कितना ज्यादा या कितना कम है। ठीक है, चलो वापिस आते हैं हम लोग अपने अगले डेफिनेशन पर, सिक्स्थ डेफिनेशन, जिसका नाम है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हमको कोई बहुत ज्यादा जो है प्रॉब्लम नहीं हुआ। हमने क्या किया, देखो हमने एक डेफिनेशन बनाया इसका, द मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ अ सिस्टम which contains as many elementary entities as there are atoms in 0.012 किलोग्राम ऑफ कार्बन 12। मतलब कुछ नहीं है, हम लोगों ने क्या किया, कार्बन एटम लिया और कार्बन के बहुत सारे आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12 होता है, 13 होता है, 14 होता है, तो उन सब आइसोटोप्स में से हमने कार्बन 12 को चूज किया। क्यों कार्बन 12 को चूज किया, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और इसका मास कितना होता है, 12 होता है। तो हमने कार्बन 12 लिया, और कार्बन 12 का जो है हमने क्या किया, 12 ग्राम कार्बन को हमने लिया। ठीक है, कार्बन 12 एटम का हमने कितना मास लिया, 12 ग्राम मास लिया, और इसको हमने तोड़ दिया। अब तोड़ने के बाद हमने काउंट किया कि इसके अंदर में कितने पार्टिकल्स हैं, तो जितने पार्टिकल्स निकल कर आते हैं उन पार्टिकल्स की संख्या को हमने एक नाम दे दिया, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आप लोग सुने होंगे, एवोगैड्रोस नंबर बोलते हैं। ठीक है, एवोगैड्रोस नंबर। तो कार्बन 12 एटम का 12 ग्राम आपको मास लेना है, उसको तोड़ना है, और तोड़ने के बाद काउंट करना है कि उसमें कितने पार्टिकल हैं, जितने नंबर आएंगे उसको एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। और कितना पार्टिकल होते हैं, मतलब एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू कितनी होती है, तो 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, इतने पार्टिकल जो है इसमें हमको मिले, तो हमने इसी का नाम क्या रख दिया, 1 मोल रख दिया। ठीक है, तो जब मैं 1 मोल बोलता हूं तो समझ जाना उसमें 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स हैं। जैसे और ये क्या है, एक एंटिटीज है, ये क्या है, एलिमेंट्री एंटिटीज। एलिमेंट्री एंटिटीज का मतलब क्या है, अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या है, किसी सब्सटेंस में मैंने बोल दिया कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उसमें 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं बोला 1 मोल प्रोटॉन, तो समझ जाना कि उसमें कितने प्रोटॉन के पार्टिकल्स हैं, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। अगर मैं बोला 1 मोल ऑक्सीजन, तो इसका मतलब समझ जाना है कि उसमें ऑक्सीजन के कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। अगर मैं बोला 1 मोल मॉलिक्यूल, तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे किसी भी एटम्स के, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। तो ये जो 1 मोल है ना, इसको हम लोग हर जगह यूज कर सकते हैं। 1 मोल वाटर, 1 मोल नाइट्रोजन, 1 मोल ऑक्सीजन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल मॉलिक्यूल, 1 मोल एटम, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री एंटिटीज बोलते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो है मैंने बोला था ना, डेफिनेशन भले ही समझ लो मेरे हिसाब से, लेकिन डेफिनेशन जब लिखोगे तो इसके हिसाब से लिखोगे। जैसे मैंने आपको समझाया 12 ग्राम, लेकिन इसमें ग्राम यूज नहीं किया है, इसने क्या यूज किया है, 0.012 किलोग्राम। भले उसको आप ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो उतना ही आएगा, लेकिन जैसा लिखा है बिल्कुल वैसे ही लिखोगे। ठीक है,
और ये डेफिनेशन हमने कब बनाई थी? 1971 में जो है हमने ये डेफिनेशन बनाई थी। क्लियर है? कार्बन 12 एटम का 12 ग्राम लेना है, उसको तोड़ना है, उसको तोड़ने के बाद उसमें कितने पार्टिकल्स मिलते हैं कार्बन के, उसको काउंट करना है, जितने होंगे उसको हम लोग स्टैंडर्ड मान लेंगे 1 मोल। ठीक है, और इसका सिंबल क्या होता है? स्मॉल MOL जो है इसका डेफिनेशन होता है। ठीक है, अब लास्ट आते हैं हम लोग ल्यूमिनस इंटेंसिटी पर। ठीक है, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो हमने एक छोटा सा स्टैंडर्ड जो हमने लिया उसका नाम है कैंडेला और उसका सिंबल है CD। अब देखो इसका क्या है, कैंडेला क्या होता है? द कैंडेला इज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी इन अ गिवन डायरेक्शन ऑफ अ सोर्स दैट एमिट्स मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 540 into 10 to the power 12 hertz and that has the radiant intensity of that direction of 1/163 watt per steradian। देखो इतना लंबा थोड़ा समझने का कोई मतलब नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ, आप डेफिनेशन रट लेना। ठीक है, अब क्या करोगे, जैसा स्टेटमेंट लिखा हुआ है वैसे आपको रटना पड़ेगा। ठीक है, इसमें जो है अपना दिमाग मत लगाना, 1.5 होशियार बन के अपने हिसाब से जो है डेफिनेशन मत लिख देना। देखो कौन तो सब लोग देखे होगे आइसक्रीम, ठीक है, आइसक्रीम खाए होगे सब लोग। तो मान लो अगर हमारे पास एक कोन है और इस कोन पर जो है हमने इस कॉर्नर पर जो है हमने क्या कर दिया, एक लाइट का सोर्स लगा दिया। ठीक है, एक लाइट का हमने सोर्स लगाया। ठीक है, लाइट का हमने सोर्स लगाया और ये सोर्स कैसा है? मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक का मतलब समझते हो ना, एक ही टाइप के कलर, या तो पूरा का पूरा रेड कलर का लाइट होना चाहिए, पूरा का पूरा ग्रीन कलर का होना चाहिए, व्हाइट लाइट नहीं होना चाहिए, क्योंकि व्हाइट लाइट जो होता है वो 7 क्या होता है? 7 कलर्स का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट लिया और उसको हमने इस कोन के क्या किया, यहाँ पर जो है रख दिया। अब यहाँ पर जो हमने जो लाइट रखा है ना, इसके लाइट के को हम लोग पावर को कम ज्यादा कर सकते हैं। जैसे आपने घर में जो है 5 वाट का बल्ब लगाते हो तो वो कम जलता है, 10 वाट का लगाते हो तो ज्यादा जलता है, 15 वाट का लगाते हो तो और अच्छे से चमकता है, 20 वाट का यूज करते हो तो और अच्छे से चमकता है। तो उसी तरीके से अगर हमको लाइट की इंटेंसिटी को कम या ज्यादा करनी है तो हम लोग यहाँ पर जो बल्ब रखे हैं उसको चेंज कर सकते हैं। तो देखो हमको यहाँ पर क्या करना है, ऐसा लाइट रखना है जो कि कितना फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करे, 540। अब देखो जब आप क्लास 12th में जाओगे ना तो वहां पर पढ़ोगे, जैसे अभी तक आप क्या पढ़ते आ रहे हो कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, क्लास 10th में यही पढ़े हो, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लेकिन जब आप 12th में जाओगे तो वहां पर लाइट का डेफिनेशन चेंज हो जाएगा। लाइट जो होता है वो एक वेव होता है। ठीक है, और वेव की फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक ऐसा मोनोक्रोमेटिक लाइट का सोर्स रखोगे जो कि कितना फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करे, 540 into 10 to the power 12 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वो प्रोड्यूस करना चाहिए। ठीक है, इतना फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करने वाले लाइट को जब आप यहाँ पर रखोगे, अभी हमने फ्रीक्वेंसी को डिसाइड किया है, कितना फ्रीक्वेंसी का होना चाहिए, इतने फ्रीक्वेंसी का, लेकिन कितने वॉट का होना चाहिए वो हमने डिसाइड नहीं किया है। यहाँ पर कितने वॉट का बल्ब होना चाहिए, 1/683 वॉट का जो है वहां पर क्या होना चाहिए, बल्ब जो है होना चाहिए। मतलब वापस आते हैं, एक कोन लिया हमने, एक कोन के इस कॉर्नर पर हमने क्या किया, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट का सोर्स रख दिया और वो मोनोक्रोमेटिक लाइट का सोर्स कैसा होना चाहिए, जो 540 into 10 to the power 12 हर्ट्ज की क्या करनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करनी चाहिए। और ये सॉलिड, ये एक क्या है, सॉलिड एंगल, और इसका यूनिट क्या होता है, स्टेरेडियन। तो पर स्टेरेडियन मतलब हर यूनिट स्टेरेडियन एंगल पर वो कितने वॉट का लाइट प्रोड्यूस करना चाहिए, 1/683 वॉट का लाइट जो है पर स्टेरेडियन क्या करना चाहिए, प्रोड्यूस करना चाहिए। ठीक है, मतलब इसकी इंटेंसिटी इतनी होनी चाहिए कि हर एक स्टेरेडियन एंगल पर जो है कितना लाइट का वॉट चमकना चाहिए, 1/683 वॉट का लाइट जो है चमकना चाहिए। तो उस लाइट के सोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, कैंडेला बोलेंगे, मतलब 1 कैंडेला बोलेंगे। ठीक है, तो वापिस से 1 कैंडेला लाइट का वो सोर्स होता है जो कि 540 into 10 to the power 12 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करता है। और पर स्टेरेडियन, हर एक स्टेरेडियन में जो है कितने वॉट की लाइट जलाती है, मतलब अगर हम लोग किसी एक स्टेरेडियन पर लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करेंगे तो पर स्टेरेडियन लाइट की इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए, 1/683 वॉट का इंटेंसिटी हमको चमकना चाहिए, उतना जोर जो है उस लाइट में होनी चाहिए। ठीक है, इसको बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी और इसका जो यूनिट है ये क्या है, कैंडेला।
और ये कैंडेला आया कैसे? तो शुरुआत में जो है क्या बनाया गया था, कैंडेला का डेफिनेशन जो है, मतलब कैंडेला को कैसे डिफाइन किया जाता था, एक कैंडल लो और इस कैंडल को जलाओ, तो कैंडल को जलाने से जितनी चमक तुमको मिलेगी वो चमक को हम लोग क्या बोलेंगे, एक कैंडेला बोलेंगे। लेकिन बाद में प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, क्यों क्रिएट हुआ? हो सकता है ये कैंडल पतला हो, मोटा हो, इस कैंडल को कितना ऑक्सीजन मिल रहा है, ये कैंडल ठंडे वाले जगह पर रखा है कि गर्म वाले जगह पर रखा है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। इसलिए हमने इस कैंडल वाले डेफिनेशन को छोड़ दिया, लेकिन हमने इसके यूनिट में कैंडेला वर्ड को यूज कर लिया। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसका यूनिट क्या है, कैंडल से ही आया है इसका यूनिट कैंडेला। और वन कैंडेला क्या होता है, एक ऐसा लाइट का सोर्स जो कि इतना फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करे और पर स्टेयर रेडियन पर जो है कितनी चमक होनी चाहिए, 1/683 वॉट की चमक होनी चाहिए। तो ये हो गए हमारे 7 फंडामेंटल यूनिट्स और उसके डेफिनेशन। तो आपको समझ में आ गया होगा, पहले समझ लेना उसके बाद डेफिनेशन रटना, क्योंकि डेफिनेशन आप अपने मर्जी से नहीं लिखोगे। और स्पेशली जो आपको एग्जाम में याद रखना है वो है 1 मीटर का, 1 सेकेंड का, 1 एम्पियर का और 1 मोल का, ये चार आपको अच्छे से जो है, और केल्विन का, ठीक है, ये सब चीजें जो है आपको अच्छे से डेफिनेशन जो है याद होनी चाहिए, ये एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले फिर वीडियो में, ठीक है, जहां पर हम लोग देखेंगे जो सब्सिडियरीज एंगल है उसके बारे में देखेंगे, और उसके बाद हम लोग मेजरमेंट के मेथड्स देखेंगे। ठीक है, कि शॉर्ट डिस्टेंस को कैसे नापा जाता है, लॉन्ग डिस्टेंस को कैसे नापा जाता है, ठीक है, जहां तक हमारी आंख नहीं पहुंच सकती उस डिस्टेंस को भी हम लोग नाप सकते हैं, और जहां तक हमारे पैर नहीं पहुंच सकते वहां पर भी हम लोग नाप सकते हैं। ठीक है, तो ये कैसे मेजरमेंट होता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे, फिजिक्स में क्या क्या मेथड्स हैं। ठीक है, तब तक पढ़ते रहो, अगर कोई डाउट क्रिएट होता है तो मेरे को कांटेक्ट करो, मैं आपको जो इसको सॉल्यूशन जरूर दूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।